Welcome students to class +1. We will be studying physics here. So we will start from unit 1 of physics, chapter 1, physical world. So to study physics, first of all we should know what is physics. Physics is science of physical world. आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास दो वर्ड्स हैं, साइंस और फिजिकल वर्ल्ड. सिंस साइंस जो है संस्कृत वर्ड विजन और लैटिन वर्ड साइंटिया, अरेबिक वर्ड इल्म से लिया गया है, जिसका मतलब है टू नो, किसी चीज़ को जानना. और फिजिकल वर्ड है वो संस्कृत वर्ड भौतिकी से लिया गया है, जिसका मतलब है नेचर. सो देयरफॉर these two words combine to form physics. इसलिए हम बोल सकते हैं physics is a science dealing with the study of nature and its phenomena. Now coming to principles of physics. Physics के दो basic principles हैं, unification और reductionism. देखिए physics जो है diverse physical phenomenon को कुछ concepts और कुछ laws के terms में हमें simplify करने की कोशिश करता है. मतलब हमें कोई भी चीज़ है उसे सिंपलर फॉर्म में देखने की कोशिश करता है. तो यूनिफिकेशन में हम क्या करते हैं, हम पूरे यूनिवर्स को एज अ होल वन कंसेप्ट लेते हैं. मतलब हम सारे इंसिडेंट्स जो कि यूनिवर्स में होते हैं, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, उसे एक ही लॉ से जज करते हैं. जैसे कि फॉल ऑफ एन एप्पल फ्रॉम अ ट्री एंड मोशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन. दोनों ही कंसेप्ट न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से एक्सप्लेन किए जाते हैं. और दूसरा है रिडक्शनिज्म, जिसमें हम छोटे छोटे पार्टिकल्स के बिहेवियर से एक बड़े सिस्टम, जिस सिस्टम में वो छोटे छोटे पार्टिकल्स बहुत ही लार्ज अमाउंट में हैं, उस सिस्टम की प्रॉपर्टीज डिराइव करते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एलपीजी है, हम उसके कुछ मॉलिक्यूल्स लेते हैं, एक चैम्बर में बंद करते हैं और हीट सप्लाई करते हैं. ऐसा करने पे क्या होगा, उस गैस का टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा. टेम्परेचर इंक्रीज़ करने पे हम ऑब्जर्व करेंगे कि जो गैस के पार्टिकल्स हैं वो एक्सपेंड हो रहे हैं या कंप्रेस हो रहे हैं. उनमें जो पार्टिकल्स के बीच में मूवमेंट है वो बढ़ रही है, ब्राउनिंग मूवमेंट बोलते हैं उसे, वो बढ़ रही है या कम हो रही है. ये सब चीज़ें देखने पे हम ऑब्जर्व करते हैं, कंक्लूड करते हैं कि जो लार्जर अमाउंट ऑफ मॉलिक्यूल्स है सेम गैस के, मतलब कि n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सिमिलर गैस विल बिहेव इन डिफरेंट हीट कंडीशंस और डिफरेंट टेम्परेचर कंडीशंस. तो इससे हम छोटे मॉलिक्यूल्स के बिहेवियर से किसी बड़े मॉलिक्यूल, बड़े सिस्टम, बड़े क्लस्टर ऑफ सिस्टम का बिहेवियर पता लगा सकते हैं. उसे क्या बोलते हैं, रिडक्शनिज्म. तो आपको समझ आया यूनिफिकेशन में एज अ होल, रिडक्शनिज्म में छोटे से बड़ा. तो अब आती है फिजिक्स के स्कोप की बात. देयर आर बेसिकली टू मेन डोमेन ऑफ इंटरेस्ट. मतलब कि फिजिक्स में बेसिकली दो डोमेन्स में काम होता है. पहली डोमेन है हमारे पास मैक्रोस्कोपिक डोमेन. इसमें हमारे पास लार्जर सिस्टम्स होते हैं जैसे कि यूनिवर्स. और माइक्रोस्कोपिक डोमेन, इसमें हमारे पास स्मॉलर सिस्टम्स होते हैं जैसे कि एटम्स, मॉलिक्यूल्स और एलिमेंट्स. तो इन दो स्केल्स पे फिजिक्स में काम होता है. एक है लार्जर स्केल, एक है स्मॉलर स्केल. अब हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फिजिक्स. मैंने यहाँ पे 6 सब्जेक्ट्स लिखे हैं फिजिक्स के, और उनका एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन बताऊँगी कि हमारी डेली लाइफ में उनका क्या रोल है. तो सबसे पहले हम आते हैं मैकेनिक्स. अब तक आपने पढ़ा भी है, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स एट लो स्पीड्स. लो स्पीड्स में आपके आ जाएंगे इंसान का चलना, वॉक ऑफ अ ह्यूमन बीइंग, कार का चलना, मोशन ऑफ अ मोटर बाइक एट्सेट्रा. और देखा जाए तो लार्ज स्पीड्स में आपके पास आते हैं मोशन ऑफ अ मिसाइल, मोशन ऑफ अ रॉकेट एंड मोशन ऑफ लाइट एंड साउंड. सो study of motion of objects at low speeds give us prediction of trajectory. क्या यूज़ है इसका, मैकेनिक्स पढ़ने से हमें क्या पता चलेगा, हमें पता चलेगा कि जो ऑब्जेक्ट होगा उसका पाथ कैसा होगा, वो उड़ के कैसे जाएगा, तिरछा जाएगा, सीधा जाएगा, किस एंगल पे जाएगा और कितनी देर में अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचेगा, कितना वक्त लगाएगा.
ठीक है, ये सब हमें मैकेनिक्स से पता चलता है। और अब आती है हमारे पास थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स में हम पढ़ेंगे हीट, टेम्परेचर और किसी भी पार्टिकल की इंटरनल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। इंटरनल प्रॉपर्टीज़ में आपके पास प्रेशर, वॉल्यूम, ये सब चीज़ें आती हैं। इनका यूज़ कहाँ होता है? जब हम हीट इंजन बनाते हैं। हीट इंजन मतलब हीट इंजन में हमारे पास क्या होता है, जो हीट एनर्जी है हम उसे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। हीट इंजन आपने ट्रेन्स में लगा देखा होगा। पहले की ट्रेन्स में क्या होता था, हम कोल को एज अ फ्यूल यूज़ करते थे। जो कोल था वो अपनी हीट से मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता था, जिससे कि स्टीम इंजन चलता था। स्टीम इंजन इसीलिए बोलते थे उसे कि कोल से धुआं पैदा होता था जो कि स्टीम होती थी, तो उसे स्टीम इंजन बोलते हैं। वो क्या हुआ, एक हीट इंजन। हीट इंजन की एफिशिएंसी का पता चलता है। एफिशिएंसी मतलब कितने फ्यूल में वो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है। और रेफ्रिजरेशन जो हम रेफ्रिजरेटर्स में यूज़ करते हैं, उस चीज़ का पता चलता है कि किस रेफ्रिजरेटर की या किस मशीन की कितनी रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी है, मतलब कितने फ्यूल में वो कितना ठंडा कर सकती है। फ्यूल यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रिसिटी होगा। सो बेसिकली हम अमाउंट ऑफ फ्यूल और उसका प्रोडक्ट डिराइव करते हैं थर्मोडायनेमिक्स से विद रिगार्ड्स टू द प्रॉपर्टीज़ ऑफ पार्टिकल। अब हमारे पास आता है इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं किसी भी डिवाइस की, एलिमेंट की। हम इसमें क्या करते हैं, उस डिवाइस का रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, उसका बिहेव अंडर मैग्नेटिक फील्ड, उसका बिहेव अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सब जज करते हैं। ये सब जज करने पे हमें उसका यूज़ पता चलता है। जैसे कि हमने अभी तक पढ़ा है इंडक्शन मोटर, ये सब चीज़ें हमें इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में से पता चलती हैं कि जो इंडक्शन मोटर है उसमें कितने नंबर ऑफ कॉइल्स होने चाहिए, कितना उसका रेजिस्टेंस होना चाहिए, या कितना वो रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकता है। ये सब चीज़ें डिवाइस की हमें इलेक्ट्रोडायनेमिक्स से पता चलती हैं। अब आता है हमारे पास रिलेटिविटी थ्योरी ऑफ इनवेरिएंस इन नेचर एंड मोशन एट हाई स्पीड्स। इसमें हम डिफरेंट फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस लेते हैं। फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस मतलब डिफरेंट सराउंडिंग कंडीशन। अब देखिए, ग्रेविटी है हमारे पास एक एग्जांपल, मून की अलग है और अर्थ की अलग है। यहाँ पे हम अर्थ को एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेंगे और मून को एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस लेंगे। अब हम इन दोनों सराउंडिंग्स में एक ह्यूमन बीइंग की एज, एक ह्यूमन बीइंग का मोशन, एक डिवाइस का डिकेइंग कांस्टेंट मतलब वो कितने दिनों में डिसइंटीग्रेट हो जाएगा, बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ये सब चीज़ें हम रिलेटिविटी से पता लगाते हैं। अब आती है हमारे पास ऑप्टिक्स में हम पढ़ते हैं लाइट के बारे में, उससे रिलेटेड डिवाइसेस के बारे में। हम इसमें कन्वेक्स और कनकेव लेंसेज भी पढ़ते हैं क्योंकि वो रे ऑप्टिक्स होती है। वैसे ऑप्टिक्स के दो पार्ट्स होते हैं, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में हम बेसिकली लाइट से रिलेटेड पढ़ते हैं और वेव ऑप्टिक्स में हमारे पास आ जाता है सोनार, अल्ट्रासोनिक वेव्स, ये सब मतलब साउंड वेव्स। और रे ऑप्टिक्स में हमारे पास आती है विब्रियो रेज, एक्स रेज, गामा रेज, अल्ट्रावायलेट रेज एट्सेट्रा। इनका यूज़ कहाँ होता है? एक्स रेज आपने हॉस्पिटल्स में देखे ही हैं, आपकी हड्डियों की फ़ोटो लेने के काम आते हैं। अब आया हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में हम मैकेनिकल बिहेवियर पढ़ते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स का। सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो एटम्स के अंदर होते हैं पार्टिकल्स, उन्हें क्या कहते हैं? सब एटॉमिक। एटम्स के अंदर हमने पढ़ा है अब तक सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होते हैं, पर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स को अगर किसी पर्टिकुलर अल्फ़ा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल या किसी ऐसे हाईली रिएक्टिव एलिमेंट के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो वो स्कैटर हो जाते हैं, डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में, जो कि उनके अंदर कॉन्स्टिट्यूटेड होते हैं। कॉन्स्टिट्यूटेड मतलब उनके अंदर होते हैं। वो जो छोटे छोटे पार्टिकल्स इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स या फोटॉन्स के अंदर होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स के भी अपनी एक चलने का तरीका होता है, अपनी एक मूवमेंट होती है। उस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? स्पिन स्टेट। हम क्वांटम मैकेनिक्स के थ्रू उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स की स्पिन स्टेट्स डिराइव करते हैं। उन सब एटॉमिक पार्टिकल्स के कुछ नाम हैं, इलेक्ट्रॉन्स, क्वार्क्स एटसेट्रा।
सो ये थे कंपोनेंट्स ऑफ फिजिक्स, उनके हमारे डेली लाइफ में स्कोप्स। कम टू फोर्सेस ऑफ नेचर। देखिए, ये पूरा यूनिवर्स एक पर्टिकुलर फोर्स से बाइंड अप हुआ हुआ है। फोर्स इज ओनली अ पुश और पुल, सिंपलर, बेसिक। सो हमारे पास बेसिकली 4 फोर्सेस हैं: ग्रेविटेशनल, वीक न्यूक्लियर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। तो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे पास क्या है? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट्स, जो कि ग्रेविटॉन्स कहलाते हैं। और वीक न्यूक्लियर में हमारे पास जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो किस में होती है? न्यूट्रिनोज में। न्यूट्रिनोज, ग्रेविटॉन्स, प्रोटॉन्स एंड म्यूजॉन्स। देखिए चारों जो हैं वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। इनके बारे में आप फर्दर डिटेल में पढ़ोगे नेक्स्ट क्लासेस में। सो फिलहाल आप सिर्फ ये याद रखिए कि ग्रेविटेशनल जो है ग्रेविटॉन्स से है, वीक न्यूक्लियर फोर्सेस हैं जो वो न्यूट्रिनोज की वजह से अकर होती हैं। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन न्यूट्रिनोज, और फोर्सेस बिटवीन 2 स्टैटिक चार्जेस, फोटॉन्स, क्या प्रोड्यूस करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। एंड फोर्सेस बिटवीन पाई मेसॉन्स आर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ओबे करते हैं, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो कूलम्ब्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ओबे करते हैं। जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो अट्रैक्टिव होती है, और जो वीक न्यूक्लियर है वो डिपेंड करती है। मैंने आपको बोला था ना, सब एटॉमिक पार्टिकल्स का स्पिन होता है, तो वो उस पर डिपेंड करती है कि स्पिन अगर पॉजिटिव होगा तो अट्रैक्टिव होगी, अगर नेगेटिव होगा तो रिपल्सिव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकती है। ये चार्जेस पे डिपेंड करता है। अब देखिए, चार्जेस सिंपल सा कंसेप्ट है, ऑपोजिट अट्रैक्ट एंड सेम रिपेल। ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो वहाँ से पता चलेगा कि फोर्स अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव। और जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो अट्रैक्टिव है। ऑब्वियसली न्यूक्लियस को बांध के रखना है तो अट्रैक्टिव ही होगी। लॉन्ग रेंज फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज है, 10⁻15 मीटर है इसका स्केल। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, ये भी लॉन्ग रेंज फोर्स है, बट इसमें और ग्रेविटेशन में ये फ़र्क है कि ग्रेविटेशनल की यूनिट अप टू इन्फिनिटी है, या रेंज अप टू इन्फिनिटी है। अब हमारे पास आ जाती है शॉर्ट रेंज न्यूक्लियर फोर्स। इसकी रेंज अप टू 10⁻14 मीटर है। अब आ जाता है हमारे पास सेंट्रल एंड कंजर्वेटिव। ये क्या कंसेप्ट है? सेंट्रल फोर्स वो होती है जो कि 2 बॉडीज़ के सेंटर ऑफ मासेस की वजह से वर्क करती है। सेंटर ऑफ मासेस मतलब हम 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके मासेस का एक कॉमन रेशो लेते हैं। मतलब कि दोनों के मासेस को ऐड करेंगे, फिर उसे 2 से डिवाइड कर देंगे। हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स है तो हमें 3 से, मतलब जितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स है उस इंटीजर से हम उसे उन ऑब्जेक्ट्स के मासेस के सम को डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास क्या आएगा? सेंटर ऑफ मास। वो जो सेंटर ऑफ मास है, मतलब जो बॉडी का वेट है, मास है, उसके वजह से जो फोर्स है वो कॉज हो रही है, उसकी वजह से फोर्स लग रही है। तो जो बॉडी के मास के वर्च्यू की वजह से फोर्स लग रही है उसे क्या बोलते हैं? सेंट्रल फोर्स। कंजर्वेटिव मतलब वो फोर्स, वो मास कंजर्व्ड रहेगा। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ये भी कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव मतलब इनमें कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं होगा। और जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में, इसमें मासेस का कोई रोल नहीं होता। अब हमारे पास आई ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का एग्जांपल है हमारा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिवर्स, मतलब एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंसेस, फोर्सेस बिटवीन प्लैनेट्स। और वीक न्यूक्लियर फोर्स है वो फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो फोर्सेस बिटवीन चार्जेस। एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो है हमारे पास फोर्सेस बिटवीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब हमारे पास आते हैं नेचर ऑफ फिजिक्स लॉज। तो उसमें हमारे पास सबसे पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इट स्टेट्स दैट अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगी किसी सिस्टम पे तो उसका मोमेंटम कंजर्व रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। मतलब अगर हमारे पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं जिनका मोमेंटम m1v1 और m2v2 है, और उन्हें कोलाइड करवाया जाए, मतलब आपस में कोलाइड मतलब टकराया,
आपस में टकराया जाए तो टकराने के बाद जो उनका मोमेंटम है यानी कि m3v3 या फिर p3 वो क्या होगा, कंजर्व्ड। अब देखिए p1 और p2 क्या है, मोमेंटम को रिप्रेजेंट करने की टर्म है, सिंबल है p। और जो m और v है, m है मासेस और v2 v1 है वेलोसिटीज। तो जो सम होगा p1 और p2 का वो फाइनल मोमेंटम p3 के क्या होगा, इक्वल, जो कि कांस्टेंट होगा, मतलब कि कोई चेंज नहीं होगा। कांस्टेंट मतलब नो चेंज। तो ये क्या आया हमारे पास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब इसके एग्जांपल्स हैं हमारे पास रिकॉयल ऑफ अ गन। रिकॉयल ऑफ अ गन हमारे पास न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का भी एग्जांपल है। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी हमारे पास ऐसा ही बोलता है, एवरी एक्शन हैज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब कि जो फोर्स है वो कंजर्व रहेगी और फोर्स हमारे पास क्या होती है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो लॉ ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम न्यूटन के थर्ड लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से भी डिराइव किया जा सकता है। अब हमारे पास आता है मोशन ऑफ रॉकेट्स। मोशन ऑफ रॉकेट्स में भी मतलब जब रॉकेट टेक ऑफ करता है या लिफ्ट ऑफ करता है तो उसमें भी यही चीज़ ध्यान रखी जाती है कि जो मोमेंटम होगा वो कंजर्व रहे। और अब आता है हमारे पास हैवी न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट्स इनटू स्मॉलर वन। जब हमारे पास एक बड़ा न्यूक्लियस लेते हैं, हम उसे किसी अल्फा पार्टिकल के साथ बम्बार्ड करते हैं मतलब टकराते हैं। एक अल्फा पार्टिकल एक गामा रे से जो कि अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूस कर रही है उसके साथ टकराते हैं तो वो क्या छोटे छोटे पार्ट्स में डिसइंटीग्रेट हो जाता है। डिसइंटीग्रेट मतलब बट जाता है। पर क्या होता है, वो जो छोटे पार्ट्स उससे निकले होते हैं उनका मोमेंटम भी सेम होता है जो कि एक मेजर पार्टिकल का होता है। अब हमारे पास नाउ वी हैव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इट स्टेट्स दैट एनर्जी कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड। इसका मतलब ना ही हम एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं और ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं, पर उसे हम एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट ज़रूर कर सकते हैं। जैसे कि हम स्टीम इंजन में हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे थे। अब हमारे पास है एक आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंट एनर्जी रिलेशन जो कि इस कंजर्वेशन लॉ को गवर्न करता है। उसकी इक्वेशन है E इज इक्वल टू mc²। E इज इक्वल टू mc²। E यहाँ पे है एनर्जी, मास यहाँ पे है m इक्वल्स टू मास और c है जो हमारे पास वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, उसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। समझे? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमें ये बोलता है जो एनर्जी है वो हमेशा कंजर्व्ड रहती है, मतलब वो कभी भी ख़त्म नहीं होती। तो अब इसके एग्जांपल्स हैं हमारे पास मोशन ऑफ अ पेंडुलम। पेंडुलम में मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व्ड रहती है। वो कैसे? जब आप पेंडुलम को मान लो अपने राइट से लेफ्ट की तरफ धकेलते हो या फिर उसे पहले आप राइट की तरफ एक्सटेंड करते हो उसकी मीन पोजीशन मतलब जहाँ मिडल में वो होता है, वहाँ से आप खींच कर या पकड़ कर उसे एक्सट्रीम राइट पे ले जाते हो, फिर उसे छोड़ते हो एक्सट्रीम लेफ्ट की तरफ, तो जो उसका मोमेंटम होता है, जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, कंजर्व्ड। मतलब उसी एनर्जी से वो लेफ्ट में जाता है और फिर उसी एनर्जी से वापस वो राइट में जाता है। फिर हमारे पास आता है मोशन ऑफ अ बॉडी, फ्रीली फॉलिंग बॉडी। फ्रीली फॉलिंग बॉडी मतलब जिसे आप हाथ से यूं ही छोड़ दो बिना किसी एक्सटर्नल फोर्स के। मान लीजिए आपके हाथ में कोई पेंसिल या पेन है, आपके हाथ से छूट जाए, वो क्या फ्रीली फॉल हो रहा है। तो उसकी जो टोटल एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, वो हमेशा क्या होती है, कंजर्व। उसके बाद आता है हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इसमें क्या है, इन एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल टॉर्क क्या होती है हमारे पास, टर्निंग इफेक्ट। टर्निंग इफेक्ट मतलब रोटेशनल फोर्स। जब एक बॉडी रोटेशन में होती है, रोटेशन है मतलब सर्कुलर मोशन में होती है, तो वो एक रोटेशन फील कर रही होती है। रोटेशन मतलब अपने आप में घूम रही होती है। वो जो फोर्स वो उस टाइम ऑब्जर्व कर रही होती है बॉडी, उसे क्या बोलते हैं, टॉर्क, टर्निंग इफेक्ट। ये मोमेंट ऑफ फोर्स होता है। तो अगर आप कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं अप्लाई करोगे उस रोटेटिंग बॉडी पे तो उसका एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व्ड होगा। इसकी इक्वेशन क्या है, I ओमेगा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ये W लिखा है बट ओमेगा होता है।
आई मतलब इनर्शिया, ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी। ये दोनों चीज़ें क्या होती है? कांस्टेंट। इसका एग्जांपल है हमारे पास हाई स्पीड ऑफ इनर लेयर्स ऑफ टोर्नेडो। आप सभी ने 7th क्लास में याद होगा अगर किसी को, तो हमने टोर्नेडो के बारे में पढ़ा है, टोर्नेडो के अंदर के स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ा है। तो उसमें क्या होता है, अंदर की इनर लेयर्स होती है वो ज़्यादा तेज़ घूमती हैं, और जो बाहर की लेयर्स होती हैं वो कम तेज़ घूमती है। वो क्यों घूमती है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की वजह से। जो लेयर्स होते हैं उनका मोमेंटम क्या होता है? कंजर्व होता है, और वो उसी स्पीड से कॉन्टिन्यूसली घूमती रहती हैं, उसी एंगुलर फोर्स से घूमती रहती हैं। सो दीज वर दी लॉज ऑफ नेचर ऑफ फिजिक्स, या फिर नेचर लॉज ऑफ फिजिक्स। दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।